हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और फाइनली मैं शुरू करने जा रहा हूँ IBPS SO की न्यू सीरीज़ फॉर 2025-26। यार बड़े जल्दी मिल रहे हैं एक्चुअली। एग्ज़ाम भी बड़ी जल्दी अनाउंस की है, पता नहीं IBPS वाले बहुत घाई में आजकल। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। और इससे पहले मैं अपनी एडवाइस देना शुरू करूँ, कुछ इंसाइट्स दे दूँ, कुछ ऐसी अलग चीज़ें जिससे आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग साबित हो सकता है। देखो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे सामने दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जो कम्प्लीटली नए इस दुनिया में शायद पहली बार एसओ दे रहे हैं, और कुछ रिपीटर्स है जो कुछ सालों का सही या कुछ एग्ज़ाम्स का तजुर्बा लेके सामने बैठे। मैं दोनों तरफ से बात करूँगा, ध्यान से सुनना, पॉज कर करके कुछ टिप्स नोट डाउन कर लो और गेम को समझो। और लास्ट में मैं आपको जो आप मॉक्स वगैरह देते हो और एक दो चीज़ें, उसमें एक ऐसी टिप दूंगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई सोचा भी नहीं है, तो वो सिर्फ आपको मेरे ज़रिए मिलेगी। तो वेट करो, मैं बाकी की सारी चीज़ें आपको जो बता दूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको पता चले आपका एग्जैक्टली परफॉर्मेंस किस तरीके से होने वाला है। ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट विथ एनीथिंग, लेट मी टेल यू कि लास्ट ईयर प्रीलिम्स का कट ऑफ किस तरीके से था। ठीक है। देखो, आईटी में 36, AFO 51, राजभाषा अधिकारी 16.25, लॉ में 33.13, HR में 43.25, मार्केटिंग 17.25। इस तरीके से था। मैं UR कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाकी के भी ऊपर नीचे थे बट इतना फ़र्क नहीं था। ठीक है। बात करूँ सेक्शनल कट ऑफ की प्रीलियम की। देखो, सेक्शनल कट ऑफ लगभग 10 के नीचे ही था सारी कैटेगरीज में। एक आधे में 7 या 8 गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स, वो भी इंग्लिश का 7 to 8। अभी कहने का पॉइंट क्या है, 10-10 मार्क्स तो निकालने नहीं है। ठीक है। हालांकि कुछ एग्जाम्स क्लियर हो सकती है जो कट ऑफ है उस हिसाब से। देखो, ये जो स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूँ, याद रखना, पहली चीज़ तो IBPS SO को आप अलग तरीके से जज करो। जैसे मैंने कहा था, बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक तरफ, SO की एक तरफ। क्यों? क्योंकि बड़ा रीज़न है, मेंस में ये सब नहीं आता, ये सब मसाला नहीं आएगा, सीधा 60 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम में जोर बहुत डालना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में क्या होता है, आपके सबके सेक्शन बदल जाते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। आप किसी का IT, किसी का HR है, तो प्रीलिम में एक ऐसा थोड़ा बहुत कॉमन सेक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें संभलनी पड़ेंगी। ठीक है। अभी मैं आपको कैसे बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं लास्ट ईयर का थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस दे देता हूँ, रीजनिंग का क्या आया था, और उस हिसाब से आप रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करो। मतलब रीजनिंग एनालिसिस, फिर हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश, सेम वे। ठीक है। सो लेट्स गो स्टार्ट विद द रीजनिंग। देखो, इनपुट आउटपुट 4 मार्क्स का था, सिलॉक्स 5 मार्क्स, मीनिंगफुल वर्ड एक था, पेयर फॉर्मेशन एक था, ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चंस थे, और फिर 3-4 पजल्स थे, जिसमें से जैसे कि पैरेलल रो पे था, लीनियर रो पे था, कुछ ऐसा था। एक 8 पीपल है जो 3 सिटीज़ में रहते हैं या जाते हैं, समथिंग था। देन 8 लोग और उनकी कंट्रीज़ वगैरह पे था। देन इन इक्वालिटीज़ 3-4 मार्क्स, फॉलोड बाय डेटा सफिशिएंसी 3-4, एंड मिसलेनियस अराउंड 7 to 8 मार्क्स। मिसलेनियस मतलब वो सारे स्टेटमेंट वाले जो चैप्टर्स है, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशंस, इन्फरेंस वगैरह। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या करो, कुछ चीज़ें एक दो कॉमन रहेंगी। रीजनिंग के लिए आपको जो चीज़ें करनी है वो ये है। बेसिकली देखो, पहली चीज़ तो डेली के 5 पजल करना सीखो। अगर आप पूरा टाइम घर में हो तो आपके पास पूरा चांस है, 5 पजल्स करो। और इससे पहले ये डाउट अगले वीडियो में जब मैं बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे, सर हम एक ही एग्ज़ाम आएगी ये सब पजल वजल की, तो इसको किस तरीके से जज करें, क्या ये IBPS PO मेंस की तरह होता है? दिस इज़ द मोस्ट आस्क क्वेश्चन। देखो, मैं कहूँ एकदम नहीं होता IBPS PO मेंस, क्योंकि IBPS PO मेंस का पेपर बहुत घटिया होता है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उस लेवल का नहीं है। बट हाँ, उधर का एक आधा आ सकता है, बट आप सारे पजल एक्सपेक्ट मत करो उतना ख़राब। मुझे पता है कट ऑफ कम जाती है, बट स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ना माइंडसेट उस तरीके का हो जाता है, फिर वो मॉक बाय करते, सब्सक्रिप्शंस बाय करते। देखो, प्रैक्टिस करो, वैसे भी अगर आप अगले मंथ एग्जाम दे रहे हो PO का भी, तो आप कर सकते हो। लेकिन एसओ के लिए बात करूँ, इट्स अ मिक्सचर, क्वाइट इट्स अ मिक्सचर। देखो, टोटल प्रीलिम लेवल का तो आएगा नहीं, वो हल्का फुल्का 4 लाइन का पजल वैसा तो आने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पजल्स मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में रहेंगे। ठीक है। ये पकड़ के ही चलो, मतलब बाद में गम होने से अच्छा है पहले पकड़ो, तो आपको लेवल उसी तरह का रखना पड़ेगा। तो मॉडरेट टू डिफिकल्टी रहेंगे। आपको मैं कुछ एडवाइस दूं तो लेट मी टेल यू। देखो, आपको कुछ पजल्स ऐसे करने हैं, ऑड कॉम्बोज मतलब मान लो 7 पीपल, उनको 7 एक्टर्स पसंद है। ठीक है। लेकिन 3 या 4 ही एक्टर्स पसंद है,
तो कॉम्बो वाले, एटलीस्ट वाले, नॉट मोर देन वाले, ऐसी वर्डिंग्स में वो रहेंगे। ठीक है, आप लोग वैकेंट सीट वाले पजल की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से डेली का 1 करो तो भी इनफ है। वैकेंट सीट वाला करो, नहीं आ रहा है, और यही चीज़ है, जब चीज़ें वायरल नहीं होती तब हम लोग का ध्यान हट जाता है। ठीक है, और पैरेलल रो वाली और लीनियर वाली प्रैक्टिस चालू रखो, क्योंकि 4-5 पजल अगर आते हैं तो एक तो बनता ही बनता है उनका पैरेलल और लीनियर पे। इसकी हाई क्वालिटी की रखो प्रैक्टिस, और मेरे हिसाब से इसमें वेरिएबल ऐड करना। ठीक है, नॉर्मल वाला एक आधा ठीक है प्रैक्टिस के लिए, बट आप लोग दोनों तरफ से तैयार रहो। देन बॉक्स पजल और फ्लोर पजल की बात करूँ, देखो मैं पहली एडवाइस कभी भी देता हूँ, बॉक्स पजल से थोड़ा दूर रहना शुरुआत में। बाकी के पजल के लिए बाद जा सकते हो, बॉक्स पजल से दूर रहो, क्योंकि बॉक्स पजल की एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला है ए और बी में 4 बॉक्सेस है, लेकिन ये भी नहीं बोला गया है ए ऊपर रखा है बी ऊपर, और मान लो बॉक्सेस बहुत सारे हैं, 8-9 है, तो प्रोबेबिलिटीज़ कितनी बनेंगी, और सपोर्टिव एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये बना डिफिकल्ट लेवल का पजल, और ये आपको क्विकली जज करना पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत में मेरी एडवाइस है बॉक्स के पीछे मत जाना। ठीक है, फ्लोर एंड फ्लैट के लिए एक बार जा सकते हो, क्योंकि उसमें कॉम्बोज कम रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ईजी रहता है एकदम, बट कॉम्बोज कम रहते हैं फ्लोर एंड फ्लैट के, तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, इसके अलावा मेरी एडवाइस है कि आप डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन डेली करो। मैं चाहता हूँ एग्जाम में आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिट करो। अगर 5 ना हो सके तो 3 से 4 के लिए डेफिनेटली आप जा सकते हो एग्जाम में, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी ऐसा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है लगभग ये अपनी जगह बनाएगा। पेपर में होता क्या है, देखो सेटिंग एंड अरेंजमेंट पजल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 या 5 पजल। अगर हर पजल का 5 मार्क्स पकड़े तो 20, 4 आए तो 5 आए तो 25, तो आधा पेपर लगभग बचने के बाद इन लोग के पास मिसलेनियस का भी 7-8 मार्क्स का कोटा रहता है, तो विच गोज अराउंड 33 समथिंग। तो रिमेनिंग 17 जो मार्क्स रहेंगे, इसमें इनके पास मशीन इनपुट आउटपुट, एक डेटा सफिशिएंसी, अभी इनपुट आउटपुट नहीं आया तो वो 5 मार्क्स किसी और में ऐड करना पड़ेगा। और किस्मत अच्छी रही, इनइक्वालिटी दिख गया तो यार चांदी है, सिलोगिज्म दिख गया तो कहीं ना कहीं सारे तरीके से आपको देखना पड़ेगा इसका कॉम्बो क्या है। अब एक चीज़ देखना, डेटा सफिशिएंसी 5 डेली करो, मैं चाहता हूँ आप ये करो, और मशीन इनपुट आउटपुट मैं चाहता हूँ 2 दिन में 1 करो चलेगा, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट चाहता हूँ आप उस पर डिपेंड ना रहो। मुंह पे बोल रहा हूँ, डिपेंड ना रहो, क्योंकि घर की प्रैक्टिस में दिखना अच्छा लगता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप ही को पूछता हूँ, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। आप अपनी मॉक्स में देखो, आप इनपुट आउटपुट सॉल्व करते हो क्या? बी ऑनेस्ट, सॉल्व कर रहे हो एवरी टाइम, वेरी गुड। ठीक है, और उसी लेवल का मॉक, वो एकदम नॉर्मल सा हल्का फुल्का मॉक नहीं, उसी लेवल का मॉक। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर रहे हो वेरी गुड, नहीं कर रहे हो तो भी वेरी गुड, क्योंकि आपका बैकअप फिर रेडी होना चाहिए कि ये 5 मार्क तो मेरे पहले ही जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कंपेयर नहीं करा, लेकिन पजल में कम से कम आप कॉम्बो शुरू कर दो। इनपुट आउटपुट में अगर लास्ट स्टेप में हमने डिकोडिंग नहीं किया कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इधर से पहला उधर से दूसरा, तो गेम ऐसे ही ऐसा ही हो जाएगा, ताकतें रहते तुझको सांझ सवेरे। तो अगर वो सॉल्व ही नहीं होगा तो भाई कैसे करोगे आप लोग? तो इनपुट आउटपुट कहना कहीं इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दूर रहूँ, इसलिए फिर भी कह रहा हूँ 2 दिनों में एक आधा कर लेना उसी क्वालिटी का। ठीक है, सिलोगिज्म मैं चाहता हूँ 10 डेली करो, 10 डेली करो। और अगर कोई नया नया सीखा है या पुराना भी रहेगा तो मेरी एडवाइस है इस तरीके से करो। आप रैंडमली अगर सिलोगिज्म 10 कर ही रहे हो आप, या कुछ दिन आप कर लो जून या मिड जुलाई तक, उसके बाद क्या करो बताएं, टाइप्स उठाओ, ये लिख के लो पॉज। टाइप्स उठाओ मतलब क्या करो कि आप लोग ओनली अ फ्यू, सम नॉट, ऐसे वाले टाइप्स के 10 करते जाओ। आपको पता चलेगा आप टाइप वाइज कहाँ पे खड़े हो सिलॉक्स में। कहीं ना कहीं कहना चाहता हूँ सिलॉक्स में मैं नहीं चाहता कोई आलतू फालतू कोई मिस्टेक हो यार, पूरा लेके जाओ। सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच। अब बाकी के चैप्टर्स, इनइक्वालिटी कोडिंग में ग्रांटेड ले रहा हूँ आपकी अच्छी होगी, क्योंकि देखो हर चीज़ के बारे में बताते गया तो कहीं ना कहीं अलग टिप्स कुछ मिलेंगे नहीं, तो पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग एक हद तक के बाद मैं मुंह पे बोल रहा हूँ प्रैक्टिस रोक देना, सारी चीज़ें हम पढ़ नहीं सकते डेली में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स हमको रोकने पड़ेंगे विथ सच एक्यूरेसी कि मैं कर लूँगा। ठीक है, अब बहुत बड़ा सेक्शन मैंने बचा के रखा है मिसलेनियस। देखो मैं चाहता हूँ टू बी वेरी हॉनेस्ट, मिसलेनियस पे आप में से कोई भी ज़्यादा डिपेंड ना रहे। आई रिपीट, ज़्यादा डिपेंड ना रहे, तो थोड़ा डिपेंड रहना चाहिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ, जब 1-2 पजल दिमाग में जाएंगे तो कहीं ना कहीं टाइम की जब कटौती होगी तो कहीं ना कहीं दिमाग दौड़ेगा, यार 1-2 क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो 1-2 क्वेश्चन चुन के लिए उसी लेवल की प्रैक्टिस रखो, क्योंकि सेंस लगाओ। रीजनिंग में ये इकलौता सेक्शन रहेगा मिसलेनियस स्टेटमेंट वाला जिसमें आपको इंग्लिश वाली फीलिंग आएगी। इंग्लिश वाली कैसी
इंग्लिश में आप क्या करते हो, पढ़ते हो फिलर्स, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, ऐसा ही चूज़ करते हो। स्टेटमेंट आर्गूमेंट में क्या करते हो, या स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन में स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप सोचते हो यार ये एक्शन वो एक्शन। कहने का पॉइंट क्या है, दोनों केस में आप पेन नहीं उठाते हो, कुछ रफ वर्क नहीं करते हो, तो जो भी निकलेगा इधर से निकलेगा। आप जिस तरीके से उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हो उस पर डिपेंड करेगा। कम से कम पजल में आप सॉल्व तो हो जाता है, पता है कि ये कन्फर्म मेरा करेक्ट है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा डिपेंड मत रहना, प्रैक्टिस करो, 1 और 3 डेज़ में 2 चैप्टर, एक चैप्टर करते जाओ और उसी तरीके का डिपेंड रखना, ठीक है। अभी ओवरऑल जो मैं रीजनिंग का बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ 2 से 3 पजल अगर हिट होते हैं तो ठीक है, देन फॉलोड बाय सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, रिलेशंस, डायरेक्शंस, इसमें से कुछ भी आए मैं चाहता हूँ सारा उड़ा दो। सारे तो आएंगे नहीं, एक ही स्लॉट में बढ़ जाएगा, मतलब शिफ्ट वन वाले को मान लो सिलॉक्स आया तो उसको कुछ डायरेक्शन मिल जाए उसी लेवल का, ऐसा कुछ हो सकता है। बट इन चैप्टर में, ये चिंदी चैप्टर्स में आप मिस्टेक्स मत करना, बड़ा चीज़ तो पजल ही होने वाला है आधा पेपर, ठीक है। इनपुट आउटपुट पर डिपेंड नहीं होना, सिर्फ डेटा सफिशिएंसी मैंने बोला था डिपेंड होना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ आप उसके पीछे पढ़ो, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में जो पजल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, वैसे भी आप पजल्स की तगड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं चाहता हूँ, चाहिए तो वक्त ले लो चलेगा, पूरा पेपर वैसे भी सॉल्व नहीं करना है ना, तो वैसे भी चलेगा, इसमें आप लोग कर सकते हो। और स्टेटमेंट वाले देखो, कभी भी याद रखना, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट क्यों दे देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो मैंने रिपोर्ट देखा है वो जनरली इतना नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन में आपकी गलतियाँ हो रही है एज अ स्टूडेंट। तो अगर वो आपकी गलतियाँ हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको वो जो चैप्टर्स जो रहेंगे उसमें कहीं ना कहीं चूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप शांति से उन चैप्टर्स पे करो, बट डिपेंड मत रहना, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल रीजनिंग का। वैसे आपको किसी भी सेक्शन या किसी की चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो या टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल पे मैसेज डाल दो, थोड़ा मुझे वक्त देना देखने को, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पर्टिकुलर चैप्टर आप कैसे करो, ठीक है। नाउ मैथ्स, अभी मैथ्स का बताता हूँ पहले आया कैसे था। रॉन्ग नंबर सीरीज 5 थे, अब आप समझ जाओ किसी सेक्शन किसी स्लॉट में शायद मिसिंग आया होगा, ठीक है। मैं एक रैंडम शिफ्ट बता रहा हूँ आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5 मार्क के थे, क्वांटिटी कंपैरिजन 4-5 मार्क्स, फॉलोड बाय पाई चार्ट 5 मार्क्स का था, कुछ सेल्स का डेटा था, सोल्ड किया गया, अनसोल्ड किया गया, समथिंग था। टेबुलर डीआई था, प्रॉफिट एंड लॉस पे था। कैसलेट डीआई, और कैसलेट डीआई के बारे में कहा गया बहुत डिफिकल्ट लेवल का था। और लाइन ग्राफ था, कुछ यूपीआई पेमेंट्स वगैरह पे कुछ तो था 5 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप देखोगे ये लगभग 20 मार्क्स हो गए। क्वांटिटी 4 मैंने डीआई बताया, इसके 20 हो गए। रॉन्ग नंबर सीरीज 5, क्वाड्रेटिक 5 30, क्वांटिटी कंपैरिजन 4-5, बाकी के 15 क्वेश्चंस लगभग जो बचे 15 या 16 वो हो गए आपके मिसलेनियस का कचरा, आई मीन वर्ड प्रॉब्लम्स, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसको अप्रोच कैसे करो, मैथ्स का मैं सटीक तरीके से बताता हूँ, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को वही लगता है, और मानता भी हूँ उस तरीके का पेपर बनता है। देखो व्हाट यू नीड टू डू, डेली के 3-4 डीआईस करो, जो मैंने पजल्स में बताया डेली के 5 पजल्स, वैसे ही डेली के 3-4 डीआई करो। मैंने 5 डीआई बोला नहीं है, करते तो अच्छी बात है, लेकिन 3 से 4 करो। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करना, अभी इधर पॉज मार दो, कि कैसलेट डीआई, दूसरा है मिक्स डीआई। मिक्स डीआई मतलब 2 डायग्राम वाला कॉम्बो, फॉर एग्जांपल बार ग्राफ प्लस लाइन, लाइन प्लस पाई चार्ट प्लस टेबुलर, 2 कॉम्बो वाला ये। और तीसरा है एक मिसिंग डीआई, ठीक है। कोशिश करो ये तीनों को अगर आप डेली में रखते हो एक एक एक, और चौथा डीआई है ना रोज़ बदलते रखो, आज लाइन किया कल टेबुलर, वो सिंगल में ले लेना। यकीन के साथ बोलता हूँ तगड़ी प्रैक्टिस होगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको पता भी चलेगा आप कौन से टाइप में ऊपर नीचे और कौन से टाइप में आप टॉप क्लास हो, ठीक है। देन क्वांटिटी कंपैरिजन कुछ स्टूडेंट्स कहते नहीं आता, तो मैं इसको 2 तरीके से बोलता हूँ। जैसे उधर डेटा सफिशिएंसी बताया आपको मैंने रीजनिंग में, तो क्वांटिटी कंपैरिजन में आप 4 से 5 अगर करते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये मुझे लगभग कंफर्म लग रहा है। एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट टू योर डाउट कि सर वो नहीं आता हमको ज़्यादा, तो आई वुड से प्रैक्टिस करो, कोशिश करो 2 करने की। हम लोग चोरी ही करने वाले वैसे भी मार्क्स, ठीक है, 2 करने की, क्योंकि अगर कंफर्म नहीं होता ना लगभग, तो मैं बोलता नहीं था, मैं बोलता था स्किप मार दो चलेगा। क्योंकि देखो डीआई में मुझे लग रहा है, इधर पर्सनल मत होना, कहीं ना कहीं 20 में से 20 निकालना स्टूडेंट्स को मुश्किल है, क्योंकि वो जो लेवल है और मेन चीज़ जो टाइमर है
लेवल तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन टाइमर के हिसाब से वो डर होगा, अगर सिर्फ डी आई कैसे करे, तो आपको मन करेगा ना सिंगुलर क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, देखो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक के बारे में अलग कोई बताऊंगा नहीं, मैं चाहता हूँ इसमें टॉप क्लास रहो, इसमें से कुछ भी आया मेरा मुझे लूटना ही लूटना है, ऐसे सोचो। 2 मार्क का है, 4 मार्क का है, 5 मार्क का है, और मैं दुआ करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जो बचा मेजर चीज़ मिसलेनियस। देखो मिसलेनियस के 15-16 क्वेश्चन कन्फर्म ही आने वाले हैं। मैं बताऊँ क्या चाहता हूँ, मैं जेन्युइनली मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 5 से 6 चैप्टर में आप तगड़ी प्रैक्टिस रखो। 5 से 6, अगर मान लो 40 मिनट की एग्जाम होती है, 50 क्वेश्चन है, आपको पहले से पता है सब नहीं होने वाले, आपके नहीं ओवरऑल इंडिया, तो कहीं ना कहीं हमें गेम तो समझना पड़ेगा ना किस तरीके से हमको उतरना है। सो 4 से 5 क्वेश्चंस करो। अब उसमें कुछ मैं ग्रांटेड बताऊँ कौन से लो, एवरेज, रेशो, परसेंटेज रखना। अब थोड़े से मैं अलग बता के रखता हूँ जिसमें से शायद आपको डीआई के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी आना चाहिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छा करके रखो। ठीक है, टाइम एंड वर्क। अभी इसके अलावा आपका कुछ अच्छा है तो आपके पास बोनस है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह। सभी के पीछे मैं अभी बोलने नहीं जाऊँगा, वरना वो पूरा फिर 50 मार्क हो जाएंगे, तो वो फेयर नहीं होगा। क्योंकि मैं जब भी यार वीडियो में आता हूँ या बताता हूँ आपको, आपको पता है मैं गेम के हिसाब से बताता हूँ आपको करना क्या है। 40 मिनट है आपके पास, आपकी ज़िंदगी के सबसे खास 40 मिनट, तो जो भी होगा उसी में होगा। उसी में डीआई में भी आपका वक्त जाएगा समझने में, एनालाइज करने में। और जो मुझे लग रहा है बाकी के सारी चीज़ें एक तरफ, मैथ्स में मुझे लग रहा है कैलकुलेट दिया तो कंफर्म है। ठीक है, ये शायद आपको ही पता होगा, 50 मार्क का सेक्शन रहेगा तो जाहिर सी बात है यार कैलकुलेट दिया आएगा, और भर भर के आएगा। ठीक है, भर भर के आएगा इन द सेंस कंफर्म आएगा। तो कैलकुलेट दिया मेरे हिसाब से शुरुआत में भी अगर पढ़ रहे हो या एक्सपीरियंस हो चुके हो, सारी लेवल्स ख़त्म करो, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ अगर नौबत आए तो आपको निकालना आना चाहिए। एक चीज़ याद में रखो, 150 क्वेश्चंस नहीं करने विच इज़ कन्वर्टेड इनटू 125। हमें गेम शांत रखना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है जिधर ज़रूरत है, और आगे निकलना है। ठीक है, कट ऑफ दिमाग में रखना है, एट द सेम टाइम हम लोग को थोड़ा सा पार अभाव ही निकालना है, ताकि हम लोग उस फैक्टर पर डिपेंड ना रहे कि सिर्फ 50 मार्क के आए। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश, और ज़रा प्लीज़ बताना यार किसका इंग्लिश सेक्शन फेवरेट है, इन तीनों में से ज़रूर बताना। ठीक है, 2 आरसीज, उसका वेटेज 19 से 20 मार्क्स, मैक्स वेटेज 10-10-20 रहता है, और बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी नए लोग होंगे, आरसी में कोई स्टोरी वेरी नहीं आती, कोई बोरिंग सा पैसेज आ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, फलाना डिमकाना कंपैरिजन होगा, ऐसे कुछ आता है। मैच द कॉलम 5, देन डबल फिलर्स 5 थे, वर्ड स्वैपिंग 5, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 थे, देन पैरा जंबल के 4-5 क्वेश्चन थे, एंड करेक्ट और इनकरेक्ट जो हम लोग बोलते हैं ना सेंटेंस एरर, ये करेक्ट या इनकरेक्ट सेंटेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैं शुरुआत इसी से करता हूँ। करेक्ट या इनकरेक्ट सेंटेंस मतलब क्या होता है कि मैं आपको मान लो 3 स्टेटमेंट देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको बोलूँगा इसमें से कौन से करेक्ट या कौन से इनकरेक्ट है, और वो आपको ऑप्शन के हिसाब से दूंगा। मान लो पहले ऑप्शन में मैंने दे दिया ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, दूसरे में दिया ओनली 3 इज इनकरेक्ट। तो ये डिपेंड करेगा, मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ, तो बी ओपन, क्योंकि ये इन लोग के पास एक ही प्रीलिम और एक ही मेंस है, क्योंकि मेंस में एक्चुअल में पेपर 60 मार्क का होने वाला है। ठीक है, तो उस तरीके की प्रैक्टिस रखो। सिर्फ वो मत करना एक सेंटेंस दे दिया ABCD के आपने मिस्टेक बता दी, नहीं ये पपलू लेवल है, प्रीलिम लेवल है, आए तो सुभान अल्लाह, लेकिन आपको उसके अगले लेवल तैयार रखने पड़ेंगे। ऐसे 3-4 वाले मेंस के लिए करो। उसके लिए हाँ, आप किसी भी पीओ मेंस में जो पूछे गए एरर से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो डेफिनेटली उसके लेवल का मैच कर जाएगा। ठीक है, अभी बाकी के चैप्टर्स पे जाने से पहले मैं बताऊँ, इंग्लिश में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हर साल हर एग्ज़ाम में ग्रामर है। देखो ग्रामर आपका कितना स्ट्रॉन्ग है ये आप ही को पता होगा। आपका इंग्लिश गलत नहीं है, इंग्लिश गलत की वजह है कि आपका ग्रामर है। अब ग्रामर के लिए आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ो या किसी फलाना ढिमकाना की किताब पढ़ो, कहीं ना कहीं ये देखो पढ़ने के बाद क्या आपका ग्रामर ठीक हुआ है। ये नहीं बोलता हूँ ग्रामर में मिस्टेक है, कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन में मिस्टेक है। क्योंकि ये ग्रामर की खूबसूरती क्या होती है, 50 साल पहले भी जो ग्रामर था अभी भी वही है, तो ग्रामर नहीं बदलता है। जीए एक बार बदल जाता है, एक बार क्या बदल ही जाता है, पर ग्रामर आपने ग्रामर पे कहीं ना कहीं काम नहीं किया होगा। तो ग्रामर अभी इतना सारा है, मैं फिर भी कुछ ग्रामर के वर्ड्स आपको देता हूँ, वो ग्रामर की चीज़ें आप सबसे पहले ठीक करो। वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जिरंड, वर्ब, ये जो चीज़ें हैं इनका ग्रामर सबसे पहले अच्छे से समझो। अभी आप इंटरनेट पे जाओगे, अपनी किताब या PDF में पढ़ोगे,
तो ग्रामेटिकल जो रूल लिखा होगा ना वो काफ़ी बुकिश लैंग्वेज होगी, वो करेक्ट ज़रूर होगी पर बुकिश लैंग्वेज होगी कि इफ फास्ट पार्टिसिपल इज दिस प्लस ING इज दिस सो अप्लाई दिस। हमें इस तरीके से रट्टा नहीं मानना है, ठीक है भाई। इतना सा मगज है, कितना कितना चीज़ें रखोगे आप। तो कहीं ना कहीं आप क्या करो, वो पढ़ने के बाद उसका एग्जाम्पल देखो और उसके एक्सरसाइज करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिनका ग्राउंड 2 वीक है ये करो। और अगर एक्सरसाइज नहीं है, इंटरनेट पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एडजेक्टिव एक्सरसाइज, वो बचकाना लग सकती है स्कूल लेवल, फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप एक्सरसाइज करोगे तब आपका डेफिनेटली ठीक होगा। दूसरी एक चीज़, आप मॉक्स वगैरह करते हो तो इंग्लिश के मॉक्स में क्या करते हो आप लोग, हाँ 50 मार्क्स का था, इतना किया, इतना मिला, फलाना ढिमकाना, ये मेरे रॉन्ग हुए, ये मेरे राइट हुए। अब सबसे पहले जो रॉन्ग हुए ना, वो रॉन्ग के पीछे पीछे रीज़न जो था ना कि यहाँ पे हैव नहीं हैज़ था, अपनी नोटबुक में लिखो कि आपका हैव हैज़ में गड़बड़ हुआ। तो ये सारी मिस्टेक्स लिखो और ये ग्रामर की चीज़ें अब जाके इंटरनेट या बुक से पढ़ो। दूसरी चीज़, आपने जो स्किप किया उस मॉक में, तो कहीं ना कहीं स्किप क्योंकि आपको डर लगा, एक्सेप्ट द RC क्वेश्चन जो डायरेक्ट पैसेज बेस्ड होते हैं, आपको डर लगा कि आपको पता नहीं है या मान लो कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया, तो वो चीज़ लिखो। और इस तरीके से आप डायरेक्टली एग्जाम मॉक से आप समझ सकते हो आपका सिचुएशन कैसे है, ठीक है। और इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ रीजनिंग को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इंग्लिश से, क्योंकि मैथ्स की अगर शक्ल देखना पसंद नहीं है, मूड ऑफ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैथ्स को हमको डिफेंसिव मोड में खेलना पड़ेगा, ठीक है। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, मैं कुछ अलग नहीं बताऊंगा। एरर्स हाई लेवल्स के करो, मैंने बताया था। एक मैच द कॉलम करो, और मैं इंग्लिश में दुआ करूँगा मैच द कॉलम आ जाए, ठीक है। जिसमें ABC एक साइड में, दूसरे साइड में DEF, आपको सिर्फ कॉम्बोज करने हैं। और क्योंकि उसकी खूबसूरती एक ऐसी रहती है कि आपका अगर A वाला चीज़ नहीं समझा तो B पे जा सकते हो, B वाला नहीं समझा C पे जा सकते हो। और अभी आप में से कोई होगा शातिर दिमाग जो बोलेगा सर तीनों भी नहीं समझे तो क्या करे, तो सीधा चोरी करना है, ऑप्शंस पे जाओ। एक आधे 5 में से एक आधे क्वेश्चन में ऐसा हो गया, सीधा ऑप्शंस पे जाओ, ठीक है। कि ऑप्शंस में जाके आपको देखना है कौन से कॉम्बो सही है। और एक कॉम्बो अगर मिल जाए, मान लो A और E का कॉम्बो है, तो आपको उसी के ऑप्शंस ढूंढने हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू बी श्योर ऑन A और E वाला कॉम्बो, ठीक है। बट आई एम श्योर ABC में से कुछ ना कुछ कॉम्बो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वर्ब वाले थोड़े अच्छे करना, जिसमें TO लगा देना, टू प्रोवाइड, टू गिव। ये बहुत सारे कॉम्बोज का इस्तेमाल मैच द कॉलम में होता है। या बारीकी से काम करके मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैरा जंबल थोड़े से हाई लेवल का करके रखो। मतलब मैं ऐसे बोलूँगा ना आपको कि इसमें 4th वाला स्टेटमेंट फिक्स्ड है, आपको बताना है बाकी के कॉम्बोज क्या रहेंगे, 1st और 3, ठीक है। और पैरा जंबल पे मैं फिर भी बोलता हूँ डिपेंड मत रहना। जैसे मैं हर सेक्शन में आपको बता रहा हूँ ना, डिपेंड मत रहो। पैरा जंबल पे डिपेंड मत रहो। मान लो वर्स्ट टू वर्स्ट 5 मार्क का आ गया, 2 निकालो तो भी सुबह अल्लाह, क्योंकि हमको गेम संभाल के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ो। देखो अभी मैंने ओवरऑल आपको जो बताया है उसमें एक चीज़ है, अगर मैं सारा चीज़ें बोलूँ ये करो वो करो तो पूरा सिलेबस हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको स्किप करने को भी बोली है, स्किप इन द सेंस कि कम डिपेंड रहो, ठीक है। और इस तरीके से आगे बढ़ोगे, आपका बहुत फ़ायदा रहेगा। अभी जैसे आपको कुछ डाउट्स रहेंगे पर्टिकुलर सेक्शन में, पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो। लेकिन अभी जो मैंने बोला था लास्ट में आपको एक किलर एडवाइस दूंगा, वो ये है, आप लोग मॉक्स देते हो और एक चीज़ जो कभी नहीं करोगे आप, ठीक है। आप लोग मॉक्स देते हो, एनालाइज करते हो, चलो 1 घंटा एनालाइज करते हो, मान लेता हूँ राइट रॉन्ग वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि आप लोग कुछ मॉक्स देने के बाद, मान लो 10 मॉक का सेट आपने बाय किया है, 2 या 3 मॉक दे दो, 4 दे दो चाहिए तो, एक अंदाज़ा ले लो, 4 मॉक में अंदाज़ा ले लो कहाँ पे आप खड़े हो। लेकिन उसके बाद मैं कुछ ज़बरदस्ती करता हूँ, उस तरीके से मॉक सॉल्व करो। देखो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, उनका परफॉर्मेंस मैंने इंप्रूव होते हुए देखा है। मैं ये नहीं बोलूँगा एक ही दिन में हो गया, नहीं, उन्होंने कुछ मॉक्स दिए तब जाकर उनका इंप्रूव हुआ, क्योंकि वो कुछ ऐसा सोच ही नहीं रहे। क्या पता है 4 मॉक्स देने के बाद एक काम करना, 5वें मॉक्स में क्या करो, आप ऐसे सोचो कि पहले सारे पजल्स को हिट करना है। अभी आप बोलोगे सर 5 पजल्स करने जाए तो पूरा पेपर छूटेगा, 5 पजल कर दी तो कितने होंगे, 25। अभी आप बोलोगे सर उसमें से कुछ तो डिफ़िकल्ट होंगे तो छोड़ दो। पर मैं चाहता हूँ वो 40 मिनट ईमानदारी से आप 5 पजल को टाइम दो, और आपको जब लगे नहीं हो रहा है तब अगले सेक्शन पे जाओ। डायरेक्शन वेरेक्शन ब्लड रिलेशन जो करना है वो करो। नॉर्मली हम क्या करते हैं लाइफ में,
पजल के अलावा सब चीज़ें ख़त्म करते हैं, उसके बाद पजल्स पे आते हैं, उसके बाद जब पजल 2-3 होने के बाद जब हिट ना हो तो मिसलेनियस पे जाते हैं। ये स्टैंडर्ड अप्रोच होता है जनरली, ठीक है। मैं आपको उल्टा करने की सोच रहा हूँ, क्यों पता है? क्योंकि आपको सारी तरीके से खेलना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसलेनियस पे डिपेंड नहीं रहना है आपको। अभी जो बाद में एक मॉक दो उसमें क्या करो पता है, मिसलेनियस का को एक भी नहीं करना है, दिख जाए तो भी नहीं करना है, ये चैलेंज लो अपने आप को। तो 8 मार्क पहले ही साइड में 42, वैसे भी 40 मिनट है ना, कम ही पड़ते हैं ना, तो अभी आपके पास सोचने के लिए कम चीज़ है। अब 42 में क्या करो, जो करना है वो करो, जो करना है वो करो इस टाइप में। तो इसने लिख के डिसाइड करो इस मॉक में आप किस तरीके से जाओगे, जो करना है वो करो। और उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सोचना है कि अगर मैं ये कर पाया तो कहाँ पे मैं खड़ा हूँ। देखो ये करने का फ़ायदा क्या है, अभी आप लोग बोलोगे सर लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में हम लोग ऐसा सब नहीं करने वाले, मुझे पता है, मुझे पता है एक्चुअल में नहीं करने वाले। एक बड़ा क्रिकेटर था इंडियन, आप ही बता देना या आप जानते भी होंगे, एक बॉलर आया फास्ट, और उस फास्ट बॉलर जब क्रिकेट में आया अपोनेंट टीम में ऐसा कोई नहीं था, तो उस प्लेयर ने क्या किया पता है, कि बोला कि ऑल ओवर इंडिया में उसकी स्पीड वाला बॉलर मुझे खेलना है, क्योंकि प्रैक्टिस उसी लेवल की होनी चाहिए ना। अब मान लो बॉलर वो पजल है, क्योंकि इतना इतना जो स्पीड से बॉल डाल रहा है इतना कोई नहीं था, ऑल ओवर इंडिया ऐसा कुछ नहीं था। तो इसने बोला करे क्या, और वो जो मशीन थी ना, बॉलिंग जो मशीन होती है वो भी उतनी स्पीड पे नहीं थी, बहुत पहले की बात है ये। तो अभी करे क्या, तो इसने क्या आइडिया किया, ये लोग नेट प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन बारिश था तो वो लोग ऐसे ही रुके हुए थे। तो उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने बोला कोच को आप चलिए, और पिच पे ना पूरे पानी के गड्ढे जम गए थे। उसने बोला मैं बैटिंग करूँगा, आप मशीन लेके आओ और मशीन को ऐसा सेट करो कि जो पानी का गड्ढा ना उस पर बॉल गिरनी चाहिए, उस पर टप्पा देके। क्योंकि क्या होगा देखो, आप हेलमेट डाल के आए हो, वैसे भी बारिश आ रही है, आपको हटाना है, और पानी से जब बॉल आती है तो बहुत तेज़ आती है और आपको जज करने को टाइम नहीं मिलता। उसने क्या किया पता है, उसके पास ऐसा कोई बॉलर नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसने सोचा पानी में बॉल डालो और स्पीड से आएगी, मुझे क्विकली रिएक्ट करना है। यानी कि उसने सिचुएशन के हिसाब से अपने को ढाल दिया। ये चीज़ ब्रिलियंट माइंड ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से सीखो। अगर आपकी पेपर में वाट लग गई, सीधी भाषा में बोलूँ तो वाट लग गई मतलब ऊपर नीचे हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी आप सिचुएशन को डील कैसे करोगे। मुझे पता है पहले आप पजल को हिट नहीं करने वाला, मैं खुद बोलूँगा, लेकिन 1-2 मॉक देखे रखो, वो फील तो लो, आपको पता तो होना चाहिए कैसे खड़े हो आप। 2-3 आप पजल करोगे, चौथे पाँचवें को इज्जत से टाइम देना, नहीं होता है फिर आगे बढ़ो, देखो तो सही आपका कमबैक कैसा है, कि बाद में आप सिलॉक्स करोगे, बाद में डायरेक्शन करोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि 7-8 मार्क के आपको ये स्किप करने हैं क्वेश्चंस, फिर देखोगे आप कहाँ पे खड़े हो। और रीजनिंग और मैथ्स 100% मुझे करेक्ट चाहिए। ईगो पे ले लो, ईगो पे ले लो आप इसको, क्यों? क्योंकि पुराने वालों को पता है मैथ्स रीजनिंग के लिए आप पेपर ख़राब करते हो, सॉल्व करते हो, कैलकुलेट करते हो, उसमें गलती कैसे हो सकती है, इसका मतलब आपका कंसेप्ट में गड़बड़ है। अब आप बोलोगे सर इंग्लिश में गलतियाँ करें तो नहीं चाहता, लेकिन इंग्लिश यहाँ से निकलता है, दिस इज़ द ओनली पॉइंट। इसलिए मैं चाहता हूँ रीजनिंग मैथ्स को अपने तुम लोग दिल पे लेना, ठीक है, क्योंकि तो ही जाके कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर आइडिया आएगा किस तरीके से हो। और देखो कट ऑफ इस तरीके से जाती है, पेपर को ना रिलैक्स तरीके से ले लो, चिल्ड आउट रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रीलिम निकाल ही लोगे। मेंस के लिए थोड़ी सी आपकी अलग प्रिपरेशन रहेगी, और मेंस के लिए फ़िलहाल तो मैं इतना कहता हूँ क्योंकि आपके सबके सेक्शंस अलग अलग है, दिन का आधा घंटा निकालो, दिन का आधा घंटा अपने हिसाब से निकालो, जो भी आपका सिलेबस रहेगा 1-2 में मैं डील कर लूँगा, बट आप लोग डेली का आधा घंटा निकालो, उसकी प्रिपरेशन करते रहो। अचानक से मत जागना, वाओ दिस इज़ सितंबर आई एम बैक, नो यू आर नॉट बैक, यू आर ऑलरेडी बैक, ठीक है। सो ऑब्वियसली अभी से जाग जाओ, सिस्टमेटिकली करो, गेम अपना ही होगा, ठीक है। मेरे साथ हो तो वैकेंसी की बात मत करना, पहले हम लोग अपने प्रिपरेशन की बात करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रिपेयर करो, जैसे मैंने कहा अभी इसमें भी किसी को डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, तो उस पर मैं और डीपली लाने की कोशिश करूँगा। प्रिपेयर वेल, गेम अपना ही है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।